नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो अब तक विभिन्न एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी गई है उस पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद आप सभी जानते हैं भारतीय इतिहास में 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। ये सूक्तों की संख्या है 1028। कुल ऋचाएँ यानी कि श्लोक 10,400 450 के ऊपर है। तो आप ये याद रखेंगे 10,450 प्लस जो है ये कुल श्लोक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वास्तव में उपनिषद उप का अर्थ होता है समीप, निषद मतलब जो वनों में गुरु के समीप जो ज्ञान प्राप्त होता था उसे उपनिषद में संग्रहण किया गया। लेकिन आपको याद ये रखना है कि उपनिषद जो होते हैं ये भारतीय इतिहास में इन्हें वेदांत कहा गया है, यानी कि वेदों के अंतिम भाग हैं। ये वास्तव में एक दार्शनिक ग्रंथ है। सत्यमेव जयते की बात करें तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 सामान्यतः मानी जाती है। तो आप ये याद रखेंगे जिसमें से एक मुंडक उपनिषद है, सत्यमेव जयते यहीं से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना कादंबरी के लेखक कौन है? देखिए आप याद रखेंगे कादंबरी ये हर्षवर्धन के एक कवि थे बाणभट्ट, इनकी ये प्रसिद्ध रचना है। तो आप ये याद रखेंगे बाणभट्ट की एक रचना है कादंबरी। दूसरी आप याद रखेंगे हर्ष, देखिए हर्ष के दरबार में रहते थे इसलिए इन्होंने एक लिखी हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित। एक और आप याद रख सकते हैं पार्वती परिणय, ये इनकी एक और रचना है, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। तो आप इन तीनों रचनाओं को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में पांड्य राज्य की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो की बात करें तो ये वेनिस इटली में इसका जन्म हुआ था, यानी कि ये वास्तव में इटली का निवासी था। इसने मध्य एशिया के साथ साथ चाइना, इंडिया, इन सब की जो है यात्रा की थी। जब भारत में यात्रा की तब पांड्य राजाओं के यहाँ पर ये जो है गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है राखाल दास बनर्जी को भी इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के इन चारों स्थलों को। जो सबसे उत्तरी स्थल था ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित था, चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे स्थित था। सबसे पूर्वी स्थल की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और सुतकांगेडोर ये भी आप याद रखेंगे, ये सबसे पश्चिमी स्थल था जो बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सबसे दक्षिणी पूछा है तो आप याद रखेंगे दैमाबाद, यानी कि राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य की अगर हम बात करें तो ये भारत में नर्मदा घाटी में, यानी कि नर्मदा क्षेत्र में, विशेष करके पश्चिमी नर्मदा, जहाँ एक स्थल का नाम याद रखना होगा आपको, हथनौरा, यहाँ से मानव की हड्डी जो है प्राप्त हुई थी। तो ऐसा भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा माना जाता है कि यहीं से जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि ऑप्शन में जो 4 स्थल दिए गए हैं ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। सबसे अच्छी और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा की मानी जाती है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, तो राइट आंसर इसका सी है। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के साथ साथ एक स्टेडियम भी मिला है। आप ये याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है ये जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसे जो है खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है। देखिए, पुरुष सूक्त मूलतः पूछा गया है, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले पुरुष सूक्त की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के समाज की कल्पना की गई है, जिसमें ये पुरुष सूक्त के बारे में ही बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। एशिया के ज्योति पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया, ये आप सभी जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो राइट आंसर ए होगा, लेकिन आपको याद इनसे संबंधित 2 डेट भी याद रखनी है। एक है 563 ईसा पूर्व, तो ये याद रखनी है। दूसरी है 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से आशा है ईसा के जन्म से पहले, यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था, आपको ये याद रखना है। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी पूछा गया है प्रश्न। तो ये जो है फैक्ट याद रखने वाले हैं। जन्म कहाँ हुआ था ये भी कई बार पूछा गया है, तो लुम्बिनी आप याद रखेंगे। लुम्बिनी वास्तव में नेपाल का एक स्थल था। मृत्यु की बात करें तो देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुई थी। तो ये 2 फैक्ट आप साथ में ही याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो आप सभी जानते हैं गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसका एक उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम, जिसे गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बाद के परवर्ती शासकों के द्वारा संपन्न कराया गया, लेकिन जो प्रथम संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को, भगवान ऋषभ देव को माना जाता है। तो राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद रखना है पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे, और भगवान महावीर ये 24वें या फिर अंतिम या फिर वास्तविक संस्थापक, ये तीनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे इनके बारे में, ये तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी के रूप में जामाली या जमाली, ठीक है, यानी ये इनके दामाद थे, यही माने जाते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। आपको याद रखना है प्रथम महिला अनुयायी बनने वाली स्त्री चंपा थी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में मखली पुत्र गोसाल को जाना जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है। देखिए, मध्य भारत में जो भागवत धर्म है उसके विकास का साक्ष्य सबसे पहले यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप इसे देख करके याद रख सकते हैं कि ये एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी का नाम दिया गया है। आपको याद रखना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो उन्हीं में से ये जो है कुछ राजधानी और क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। अंग है, अंग की राजधानी चंपा थी, ये बिल्कुल सही है। कौशल जो है, कौशल की राजधानी का नाम श्रावस्ती था, ये अहिच्छत्र नहीं है, तो ये गलत है। मत्स्य की विराटनगर थी, ये भी सही है। वत्स की कौशाम्बी थी, ये भी सही है।
तो आपको याद क्या रखना है, कौशल की जो है राजधानी का नाम श्रावस्ती था। श्रावस्ती ये कौशल की राजधानी थी। अहिच्छत्र ये पांचाल जनपद की, पांचाल जो जनपद है उसकी राजधानी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? चाणक्य आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त के गुरु और बाद में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से विष्णुगुप्त है, चाणक्य है और साथ में ही आप याद रखना है कौटिल्य, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, अर्थशास्त्र, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए, विश्व धरोहर जो यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल ये सांची का स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण अशोक यानी कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आप सभी जानते हैं कि जो अशोक थे, भारत में शिलालेखों का प्रचलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है 1750 की एक डेट, 1750 में इसको सबसे पहले खोजा गया था, यानी कि शिलालेखों की खोज फैंतलर के द्वारा की गई थी। तो आप ये याद रख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। तो राइट आंसर ये सी होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख में जो है इसका विवरण मिलता है। इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और आगे कभी युद्ध न लड़ने की बात जो है इसमें मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, लेकिन आपको याद रखना है कि ये इंडिका का लेखक था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो राइट आंसर इसका सी है। एक पुस्तक का नाम इंडिका आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये जो है बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आप सभी जानते हैं अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की नींव डाली। तो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, शक संवत की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के द्वारा इसे 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब वह गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है चरक संहिता के लेखक चरक, महाभिभाष सूत्र के लेखक वसुमित्र और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? देखिए, जो आंध्र के सातवाहन वंश था, इसकी जो स्थापना है ये सिमुक के द्वारा की गई थी और सिमुक जो है इसने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रूप में जाना जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अब पहली बार हूणों को पराजित किया था? देखिए, जो हूणों का आक्रमण था ये गुप्त काल में, विशेष करके स्कंदगुप्त जो सम्राट था उसके शासनकाल में ही शुरू हो गया था और इसने पहली बार ही काफ़ी बुरी तरीक़ा से जो है हूणों को हराया था। तो राइट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक कौन हैं? लीलावती ये गणित और ज्योतिष पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक के रूप में आप भास्कराचार्य को याद रखेंगे। राइट आंसर डी है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। वास्तव में सिद्धांत शिरोमणि का ही एक अंग के रूप में लीलावती को जाना जाता है, अलग से पुस्तक ये नहीं है, मतलब इसी का एक अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो आप याद रखेंगे कि जो अथर्ववेद है ये औषधि, विचार, अंधविश्वास, जो कृषि है, कृषि की उन्नति, जानकारी, व्यापारिकों का जो व्यापारिक जो मार्ग हैं उनकी जानकारी आदि का इसमें विवरण दिया गया है। ऋग्वेद के बारे में आप सभी जानते हैं,
ये भी एक प्रकार की प्रार्थनाओं का संग्रह है, यानी कि उसमें श्लोक ऐसे दिए गए हैं जिनसे जैसे सूर्य देवता, सावित्री है और भी है, इनकी जो है प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। सामवेद भारतीय संगीत की जानकारी या आदि स्रोत माना जाता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ और युद्ध इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस निम्न में से किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? मंदोदरी यानी कि उसके नाम से ही जाना जा सकता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंग महाजनपद काल से जुड़ा था? तो देखिए, जो अंग था उसकी राजधानी मैंने अभी आपको बताया था कि चंपा थी, जिसमें बिहार के वर्तमान में जो मुंगेर है और भागलपुर, ये दोनों जिले का क्षेत्र शामिल था। ये जो है अंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वैशाली में प्रथम विश्व गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए, विश्व का प्रथम गणतंत्र ये वैशाली में शुरू हुआ ऐसा माना जाता है और इसको स्थापित करने वाला वंश लिच्छवी वंश था। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था? ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को नष्ट किया और चांदी के सिक्के चलवाए, साथ में ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम देवनाम पियदस्सी भी था? देवनाम पियदस्सी का मतलब है कि देवों का प्रिय। ये सम्राट अशोक के बारे में प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम आप सभी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो राइट आंसर सी है। आप सभी से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का टॉपिक आपके कमेंट के ऊपर डिसाइड हो। तो ये आप याद रखेंगे। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर जो मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, देवपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया तथा असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। देवपाल के पिता कौन थे? आपको ये याद रखना है कि देवपाल के जो पिता हैं, ये पाल वंश के दूसरे संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि धर्मपाल हैं। तो आपको याद ये भी रखना है कि देवपाल जो है इनके पुत्र थे। इन्होंने 40 वर्षों तक, यानी कि 810 से लेकर के 850 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत निम्न में से किसके लिए जाने जाते थे? देखिए, चरक की मैंने बताई थी चरक संहिता और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, ये दोनों ही पुस्तकें भारत में चिकित्सा के ऊपर आधारित थीं और चिकित्सा में आयुर्वेद जो चिकित्सा है उस पर आधारित थी। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंदम के लेखक कौन है? गीत गोविंदम ये जो पुस्तक है, इसमें वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, गीत गोविंदम में भगवान श्री कृष्ण गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन है और ये पुस्तक लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। तो राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कौटिल्य या चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से न हो करके राजनीति से है। इसमें राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये 7 अंग इसमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप सभी जानते हैं कि ये सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही इसके शहरों को देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें, आप जानते हैं कि नदियों के किनारे कृषि की अच्छी उपज होती है। तो ये कृषि पर आधारित मुख्यतः व्यवस्था थी। तो राइट आंसर सी है।
अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा लोगों से एक कर वसूल करते थे जिसे क्या कहा जाता था? जो कर वसूलते थे इसे बलि कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर ए है। बलि एक प्रकार का कर था जिसे अनाज, पशुधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर निम्न में से किसका उदाहरण है? महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, आप याद रखेंगे, ये द्रविड़ शैली में बना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, जो पल्लव शासक था, यानी कि ये पल्लव कला से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ साथ किन दो देशों तक फैला हुआ था? चोल साम्राज्य विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि विजयालय इसका संस्थापक था। और चोल साम्राज्य की अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, तो इसने श्रीलंका और मालदीव तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये जो है राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्न में से किस राज्य में राजगीर का प्राचीन शहर स्थित था? तो राजगीर आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न आगे है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आप सभी जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। विष्णु बाकर के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी और ये अपने शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने एक शिव मंदिर में अपार, संबंदर और सुंदरार की धातु की छवियों का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चोल शासक परांतक प्रथम के द्वारा ये जो है मंदिर में इनका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो जो भगवान बुद्ध थे, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। आपको याद रखना है, मैंने ये पहले भी बताया है इसी वीडियो में, कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इस मृत्यु को जो है कहाँ हुई थी? ये कुशीनगर देवरिया के कुशीनगर में ये जो है हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। महापरिनिर्वाण ये किसको कहा गया है? भगवान बुद्ध की मृत्यु को। अगला प्रश्न है, दिए गए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराने राजवंश की अगर हम बात करें, कुषाण वंश है। कुषाण वंश की जो स्थापना है कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी और ये प्रथम शताब्दी में ही की गई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम शताब्दी में ये जो है स्थापना हुई। गुप्त, हालांकि इनका ये क्या है, बाहर से आए हुए वंश थे, बाहर से आया हुआ वंश था, तो इस वजह से पूरी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। गुप्त काल की बात करें तो ये 275 के आसपास ये श्री गुप्त के द्वारा ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गया। मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की और ये स्थापना 321-22 ईसा पूर्व में की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। कण्व वंश की बात करें तो ये 73 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति था, वासुदेव के द्वारा की गई थी। तो इस हिसाब से देखें, सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य राजवंश है, क्योंकि इसकी स्थापना 321-22 ईसा पूर्व में हुई। और आगे चल कर के ये कण्व वंश है, प्रथम शताब्दी में ये कुषाण वंश है, उसके बाद में फिर ये गुप्ता जाएंगे, जो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं? तो जो 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों में अगुंतर निकाय से मिलती है। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट कौन थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध के समकालीन एक सम्राट थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो बिंबिसार ये
बौद्ध धर्म जो अपनाने वाले पहले सम्राट इनमें से थे। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है। ये प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर जा कर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF फ्री है, आप 1 से 2 बार उसको पढ़ेंगे तो ये प्रश्न भी याद हो जाएंगे, साथ साथ में जो फैक्ट हम बता रहे हैं उन्हें भी आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर दिया करें। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत का। अगर हम बात करें तो जो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है वह पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही हुई है। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था। देखिए, प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी, आप याद रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये अजात शत्रु के काल में हुई थी, तो आप ये याद रखेंगे। द्वितीय भी पूछी जा सकती है तो आप काला शोक को याद रखेंगे। तृतीय की बात करें तो सम्राट अशोक को याद रखेंगे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आप ये जो है याद रखेंगे। ये राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में एक गोदी थी। गोदीबाड़ा या बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो हड़प्पा सभ्यता में 2 स्थल याद रखने होंगे। एक है सुत कोटदा और दूसरा है लोथल। ठीक है, लोथल। ये 2 ऐसे नगर थे जहां गोदी यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो अगर हम बात करें, राष्ट्रकूट ये शामिल थे, पाल ये भी शामिल थे, प्रतिहार ये भी शामिल थे, मौर्य आप अगर इनके काल को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान मौर्य काल नहीं था, इसलिए राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ बिताए थे अपने अंतिम दिन। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के सिरवड़ बेलगोला में अंतिम दिन जो है बिताए थे और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर अपनी सुनियोजित ग्रिड प्रणाली के लिए जाना जाता है। ग्रिड प्रणाली से तात्पर्य है समकोण पर सड़कों का जाना, इसी प्रकार कुछ क्रम से घरों का निर्माण होना, ऐसी सभी व्यवस्थाएं वैसे तो पूरे ही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में ये दिखती है, लेकिन सबसे बेहतरीन व्यवस्था के लिए मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन काफ़ी प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, वैदिक लोग किस फसल के बारे में नहीं जानते थे। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू लाई गई थी, तो ऐसा माना जाता है कि तंबाकू जो है आधुनिक काल में आने वाली एक फसल थी। चावल, गेहूं, जौ इन तीनों के बारे में वैदिक लोगों को ज्ञान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध का संस्थापक था। देखिए, मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है जो बृहद्रथ था ये जरासंध का पुत्र था। तो इस हिसाब से अगर देखें, मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था उसका संस्थापक जरासंध और उसका पुत्र बृहद्रथ, ये राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश जो है ये मगध का संस्थापक था कि नहीं, तो आप याद रखेंगे कि मगध का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, उसे माना जाता है। तो मगध पर आप ये नाम याद रखेंगे कि मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है।
लेकिन मगध का अगर सामान्य संस्थापक पूछें तो आप याद रखेंगे जरासंध और बृहद्रथ को। अगला प्रश्न है उपनिषद क्या है? इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना आप सभी जानते हैं कि हरिसेन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक आप याद रखेंगे श्री गुप्त था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्री गुप्त था। राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है संस्कृत के महान विद्वान कालिदास किसके दरबार में रहते थे? संस्कृत के महान विद्वान कालिदास के अलावा नवरत्नों को याद रखेंगे। हालांकि नवरत्नों में कुछ ही पूछे जाते हैं, जैसे धन्वंतरी हैं, छपड़क हैं, अमर सिंह हैं, शंकु हैं, बेताल भट्ट हैं। ये जो है सभी व्यक्ति या सभी विद्वान चंद्रगुप्त, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरात और अर्जुन, ठीक है, तो ये इन पर रचित महाकाव्य है और ये भारवी के द्वारा जो है लिखा गया था। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी किताबें। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये बिल्कुल सही है। पंचतंत्र की बात करें तो ये विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये विशाख दत्त की प्रसिद्ध पुस्तक है। मृच्छकटिकम ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये सही नहीं है। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप याद रखेंगे इस लेखक का नाम बाणभट्ट नहीं है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी कि नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम गुर्जर वंश का संस्थापक था। आपको याद रखना है सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज को माना जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को हराया था? तो पाल शासक धर्मपाल को वत्स राज ने हराया था। वत्स राज। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है अरबी यात्री सुलेमान किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आपको वैसे तो अरबी यात्री सुलेमान अगर पूछा गया है तो आपको किसी न किसी वंश के जो राजा शासन कर रहे हैं उसका नाम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि भारतीय शासक के रूप में कौन है। तो आपको याद ये रखना है कि ये 9वीं शताब्दी में जो है 9वीं शताब्दी का एक प्रमुख यात्री था और उस समय भारत में ये जो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मिहिर भोज याद रखेंगे, क्योंकि गुर्जर जो प्रतिहार वंश का राजा था मिहिर भोज, उस समय ये यात्री यहाँ पर आया था। लेकिन अब आप याद ये भी रखेंगे कि उस समय राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था, तो ये उस काल में भी है। और पाल जो शासक था वत्सराज, ये उसका शासनकाल भी चल रहा है। तो कुल मिला के ये 3 राजाओं को आप याद रखेंगे कि इनके शासनकाल में ये अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। अगला प्रश्न है भारतीय शासक और उनके दरबार में आने वाले विदेशी यात्री के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हुएनसांग जो था ये चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये सही है। अल-मसूदी ये अरब यात्री था, इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। इंद्र तृतीय को आप याद रखेंगे, इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश का राजा था। मेगास्थनीज इंडिका का लेखक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी सही है। फायान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, ये सही नहीं है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो ये सही होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर फिर डी होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है, राढ़ के सैन्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? सैन्य शासकों की जो सैन्य वंश है उसकी स्थापना सामंत सैन्य के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी नदिया यानी कि लखनौती थी। ये जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना परमार राजा भोज की नहीं है? समरांग सूत्राधार ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। सरस्वती कंठाभरण ये भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। सिद्धांत संग्रह भी उनकी रचना है। 10 रूपक की अगर हम बात करें तो ये उनकी रचना नहीं है, ये धनंजय की रचना है। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु को माना जाता है। तो राइट आंसर वी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्रातार्जुनीयम के लेखक भारवी ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी? मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम आप याद रखेंगे, इन्होंने इस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी ये किसके राज दरबार में रहते थे? मैंने अभी आपको बताया था कांची के कैलाशनाथ मंदिर, वही प्रश्न का राइट आंसर होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में उनके राज दरबार में एक प्रसिद्ध कवि दंडी रहते थे। अगला प्रश्न है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये भी पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सप्तपैगोड़ा नामक रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ये जो पल्लव वंश के शासक थे इन्होंने ये सप्तपैगोड़ा नामक रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो राइट आंसर इसका डी होगा। और अगर आपसे शासक का नाम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसका निर्माण करता था। अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों का निर्माण किस द्रविड़ शैली में हुआ है? तो जो रथ मंदिर हैं ये उस समय जो प्रचलित पल्लव शासकों के क्रम से कुछ शैलियाँ थीं उन्हीं में से एक थी मामल्ल शैली। इसमें जो है रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कल्याणी का जो चालुक्य वंश था उसका संस्थापक तैलप द्वितीय को माना जाता है। तो राइट आंसर सी है। लेकिन आपको इनकी राजधानी का नाम भी याद रखना है, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये पुस्तकें काफ़ी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप इन्हें सही से याद रखेंगे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं, ये बिल्कुल सही है। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक बिल्लड़ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। सिद्धांत शिरोमणि बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई, ये गलत है। आप याद रखेंगे भास्कर द्वितीय जिन्हें भास्कराचार्य भी कहते हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, चोल शासक राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? देखिए चोल शासक जो राजराज प्रथम था ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर है जो उसका निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो चोल शासक का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर ए होगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी, ये आप याद बिल्कुल रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य के पास मजबूत नौसेना मौजूद थी? मैंने अभी आपको बताया था कि चोल जो साम्राज्य था ये श्रीलंका और मालदीव तक मतलब पहुंच गया था, इसने अपना अधिकार वहां तक कर लिया था। तो इसका अर्थ ये है कि इनके पास मजबूत नौसेना रही थी। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो आप याद रखेंगे विष्णुवर्धन को, जो विष्णुवर्धन ये काफ़ी प्रसिद्ध, विष्णुवर्धन ये याद रखेंगे कि ये जो द्वार समुद्र के होयसल वंश था उसका संस्थापक था, ठीक है। और इसने जो है बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, होयसल वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? मैंने अभी आपको बताया था होयसल वंश जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कदंब राजवंश की स्थापना किसने की थी? कदंब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर सी है। लेकिन इनकी राजधानी भी पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे वनवासी इनकी राजधानी का नाम है। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी गणपति देव की पुत्री थी, यह किस वंश से संबंधित थी? आप याद रखेंगे काकतीय राजवंश को, जिनकी राजधानी वारंगल थी, बाद में वारंगल स्थापित कर ली थी। तो ये वारंगल के काकतीय वंश के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है रुद्रमा देवी काकतीय वंश की ही जो शक्तिशाली शासक रही हैं और इन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बागपति राज और भवभूति ये किसके राज दरबार में रहते थे? बागपति राज और भवभूति ये जो है कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। लेकिन आपको याद रखना है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित ये भवभूति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम को माना जाता है। राइट आंसर बी है। राइट आंसर बी है। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी जो वर्तमान के जबलपुर में स्थित एक स्थान था, यहाँ पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक को माना जाता है। आप याद रखेंगे चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी महोबा थी, कालिंजर जिसे बोलते थे, ठीक है। बाद में इनकी राजधानी खजुराहो स्थानांतरित कर दी गई। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? मैंने अभी आपको बताया था खजुराहो किसकी राजधानी रही है? चंदेल वंश की। चंदेल वंश की जो राजधानी खजुराहो रही है, वहीं पर इन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए, परमार जो शासक थे उपेंद्र राज, इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इनकी जो राजधानी थी ये धारा नगरी थी, जो धार में है। लेकिन प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित करने वाला परमार शासक कौन था? तो परमार शासक राजा मुंज था, यानी कि राइट आंसर इसका डी होगा। इन्होंने तैलप द्वितीय को 6 बार हराया था। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? जो चंदेल शासक थे इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा में थी। बाद में आगे चल करके ये खजुराहो पहुँच गई थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाया था? देखिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। खजुराहो के जो मंदिर हैं उन सब में विशाल कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है और इसका जो निर्माण है ये चंदेल शासक धंग देव के द्वारा करवाया गया था। धंग देव ने न सिर्फ कंदरिया महादेव मंदिर बल्कि जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण भी कराया था। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सती प्रथा की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो देखिए, ये जो एरड़ अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है एरड़ अभिलेख। इससे भारत में सती प्रथा की प्रथम जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जो था इसने कई शासकों को पराजित किया, इसलिए इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर सी है। इसे कविराज भी कहा जाता है क्योंकि बीड़ा वादन करते हुए
इसे सिक्कों पर दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे कविराज की उपाधि भी दी जाती है। इसका एक कवि था हरिसेन। हरिसेन ये दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो आप याद रखेंगे कनिष्क को। अगला प्रश्न है, कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ पर थी? देखिए, कुषाण शासकों की प्रथम राजधानी पेशावर थी। पेशावर यानी कि जिसे पुरुषपुर भी बोलते हैं, ये जो है इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन इनकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो राइट आंसर डी है। यहाँ हमारी ये 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी है, कंटेंट अच्छा है, प्रश्न भी अच्छे हैं, फैक्ट मैंने आपको बताता ही चला हूँ, तो अगर आप उनको याद करते हैं, 1 से 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। या फिर आप PDF पढ़ लें, उससे भी आप इसे याद करने में मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में ही कमेंट अपना ज़रूर दिया करें, ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में उनसे संबंधित जो सुधार हो सकता है वह कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।